प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो कक्षा 9th के लिए जो कृतिका पुस्तक है उसका पहला पाठ है इस जल प्रलय में। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय में नाम से स्पष्ट है कि प्रलय प्रलय होता है तबाही, कि जब पानी की अधिकता अधिक हो जाती है तो जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी जल है वही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ के दृश्य का वर्णन किया है और किस प्रकार जब जल की अधिकता होती है, जल की अधिकता के कारण आसपास का सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और सभी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी सब बहुत बेचैन हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके रहने की जो जगह है वो भी तहस नहस हो जाती है। खास तौर से कि जो असम है, बिहार है, झारखंड है, इन राज्यों में हर साल अधिकतम वर्षा होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन लोगों का जो जीवन है वो पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर हो जाता है। तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है, कि फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं कि मेरा गांव एक ऐसे क्षेत्र में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व, दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। अर्थात कि फणीश्वर नाथ रेणु जी अर्थात इसके लेखक कहना चाहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है कि जहां बाढ़ तो नहीं आती है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में जब बाढ़ आ जाती है तो उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र के दुखी प्राणी मेरे गांव में आकर शरण लेते हैं, अर्थात वो अपना विश्राम करते हैं, आश्रम लगाते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। कि सावन भादों के महीने में जब बहुत अधिक वर्षा होती है और उस वर्षा में चारों तरफ जल अधिक हो जाता है तो जो ट्रेन से जाने वाली सवारियां हैं वो खिड़कियों से इस विशाल दृश्य को देखती है। सपाट पृथ्वी पर अर्थात कि ऊंची भूमि पर जो गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड होते हैं कि जो चरवाहे होते हैं वो अपने अपने मवेशियों को अर्थात अपने अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर अर्थात ऊंचे स्थान पर लेकर जाते हैं और लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं कि इस दृश्य को देखकर कि बाढ़ कितनी भयंकर है, कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा वो स्वयं लगा लेता था। उन लोगों को आभास हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। ठीक, लेखक ने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र वो होता है जो शुष्क क्षेत्र होता है जहां वर्षा कम हो, पानी की कमी हो, और लेखक का जन्म भी एक ऐसे गांव में हुआ था जहां पानी की कमी रही है और जहां पानी की कमी हो उन लोगों को तैरने का ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो तैरना नहीं जानते और लेखक भी उन्हीं लोगों में से एक थे। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता और रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। कि लेखक ने बताया है कि मैं तैरना तो नहीं आता था, लेकिन जब भी कोई समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती थी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से कार्य करता था। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। अर्थात कि जब लेखक हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, अर्थात हाई स्कूल से की शिक्षा जब उन्होंने ग्रहण की उसी समय उन्होंने एक लेख लिखा था, उस लेख में उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। जय गंगा
इनकी रचना है 1947 में प्रकाशित हुई। डायन कोशी 1948, हड्डियों का पुल 1948 और छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। अर्थ कि इन रचनाओं में लेखक ने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कि बाढ़ के का जो विनाशक रूप है उनका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। अर्थ कि गांव में रहता था, वहाँ जो मेरा गांव था वो प्रतिभूमि पर था, अर्थ कि उच्च भूमि पर था जहाँ पानी की हमेशा कमी रही है। इनका मुझे अनुभव तो नहीं है, लेकिन बाढ़ के कारण जो दुर्दशा होती है, जो लोगों को समस्याएं होती हैं, जो लोग पीड़ित होते हैं, उनका भली भांति मैंने अपने आंखों से चित्रण देखा है। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। अर्थात सन 1967 की बात है कि जब लगातार 18 घंटे बिना रुके बहुत तेज वर्षा हुई, तो इससे राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य जो निचले क्षेत्र थे उनमें पूरी तरह से पानी घुस गया था। ये सभी क्षेत्र जलमग्न हो गए थे। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, कि इसलिए कि इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती पर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अर्थात कि लेखक ने बताया है कि जब भी बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो उस क्षेत्र के लोग, जब पटना में बाढ़ का पानी छाती पर आ चुका था, तो उसी समय लोगों ने अपने जो जीवन उपयोगी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आवश्यक सामान है उनको संचित करना शुरू कर दिया, जैसे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई हम माचिस बॉक्स को कहते हैं, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे इसका, बाढ़ के पानी के आने का। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। कि जब सुबह उठकर सुना तो लोगों के मुख से सुनाई दिया कि जो राजभवन है और जो मुख्यमंत्री का निवास है कि उनमें पूरी तरह से पानी भर गया है। और दोपहर में सूचना मिली कि गोल घर जल से घिर गए हैं, कि जो शहर के अंदर चौराहे पर एक गोल घर है वो भी पूरी तरह से उसमें पानी में डूब गए हैं। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूबेगे, अर्थ कि सूचना मिली है, अर्थ जानने में आया है कि जो गोलघर है पूरी तरह से पानी में डूब गया है, अर्थ घिर गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोलघर के चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा हो गया है। 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहां जाएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अर्थात कि जब शहर का हाल जानने के लिए कि शहर में कौन कौन सा क्षेत्र में कितना कितना पानी आ गया है और इन सब का हाल चाल लोगों से जानने के लिए जब घर से निकला तो एक रिक्शे वाले ने हंसकर कहा कि अब कहां जाइएगा, कि अब आप कहां जा रहे हो, कहां जाओगे, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया था। कॉफी हाउस में तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जमा हो गया है, अर्थात कि अब कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है। कहने का भाव उसका ये था। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए कि साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थी, जो मेरी अनवर्थ अनगढ़ गद में स्वक्तोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। अर्थ कि मेरे साथ पानी को देखने के लिए रिक्शा में एक मेरे मित्र बैठ गई, जो क्या थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थात प्रख्यात कवि थे और वो मेरी रचनाओं से लगातार विचारहीन और बेडो अर्थात कि टेढ़े मेढ़े पंक्तियों को आपस में जोड़ते थे, तो आपस में कुछ बोलने कभी बोर नहीं होते थे। कि उनकी कुछ बेतुकी बातें थी, कुछ वो अपनी मनमानी करते थे,
जो भी टेढ़ा मेढ़ा वो बोलते थे और अपने आप में जो कुछ बोलते थे वो सब वो रास्ते में बोलते चले गए, अर्थात मुझे बोर नहीं होने दिया। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। अर्थात कि जिन लोगों को जैसा भी साधन मिला, कई पैदल जा रहे थे, कई अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, कई स्कूटर पर जा रहे थे, ट्रैक्टर पे जा रहे थे और कई अपनी जो रिक्शा वगैरह है वो साथ में लेकर पानी को देखने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन लोग उतावले बहुत थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है, पानी कहां तक आ गया। कि कुछ लोग बाढ़ के पानी को देखकर वापस लौट रहे हैं और कुछ पानी को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो लौटने वाले लोगों से पूछ रहे हैं, अर्थात उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि पानी कहां तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है कि जो लौटते हुए लोग बताते हैं कि जो फ्रेजर रोड है वहां तक पानी, बाढ़ का पानी आ चुका है। आ गया क्या? पार कर गया। क्या ना नहीं कि उस फ्रेजर रोड को पूरी तरह से पार कर गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया। अर्थ कि जो श्री कृष्णापुरी है, पाटलिपुत्र कॉलोनी है, बोरिंग रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका कहीं पता नहीं है कि ये यहाँ थे भी या नहीं। क्यों? क्योंकि पानी ने इनको पूरी तरह से डुबो दिया है। और अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया है। छाती पर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डूबा हुआ पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। अर्थ कि जो महिला कॉलेज है कि उस पर के आसपास भी बहुत अधिक मात्रा में पानी है। अर्थ कि पूरा का पूरा कॉलेज है वो पानी में डूबने के कगार पर है। कोई लोग आते हुए कह रहे हैं कि पानी आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया है, डूब और हम कोई बह गया है। कि जिन लोगों ने जैसा भी दृश्य देखा, जैसा भी चित्र देखा, वे सब अपना अपना वर्णन अपने अपने मुख से कर रहे हैं। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी के सड़क में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से मसरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा मृत्यु का तरल दूध। अर्थात कि जब हम कॉफी हाउस पहुंचे, कॉफी हाउस बंद था और सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शकल में गेरुआ झाग फैन, क्योंकि बाढ़ का पानी आने से पहले जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है, गाद वगैरह होती है, वो एक झाग का रूप लेकर के सबसे पहले आगे आगे पानी के वो दौड़ती है और ऐसा कुछ पानी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है। कि मैंने जो महाशय जी थे, जो कवि थे, आचार्य थे, मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा कि आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो देखिए मृत्यु का तरल दूत अर्थ कि जो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है वह दूत आ रहा है। अर्थ कि बाढ़ के पानी से या बाढ़ के आने से अनगिनत पशु मारे जाते हैं और अनेक मनुष्य इसका शिकार होते हैं। खान पीन की जो वस्तुएं हैं उसके लिए त्राही त्राही मच जाती है। जो लोगों ने अपने घर में सामान इकट्ठा किया वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। इसलिए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूं। बस मैं बेबस था। मेरे भी दोनों हाथ कांप रहे थे, लेकिन हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करते हुए मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल रहे थे जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे थे और मैं बहुत डरा हुआ था, कायर था। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए न थोड़ा और आगे। जो रिक्शा चला रहा है रिक्शे वाला, वो बहुत ही बहादुर इंसान है, दिल वाला है। वो कहता है चलिए न थोड़ा और आगे, अर्थात कि थोड़ा और आगे चलकर इस बाढ़ के पानी को निहारते हैं, देखते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, अर्थात कि जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज है, अर्थात कि जो पानी के जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अन्य भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि मैंने भी रिक्शे वाले को कह दिया कि दबी हुई आवाज में बोला कि आगे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, कि आगे हमें और भी अधिक खतरा, इसलिए इस रिक्शा को यहीं से लौटा लो। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। जैसे ही रिक्शा वाले ने वहां से रिक्शा घुमाई तो हम सिनेमा हॉल, अप्सरा और जो गांधी मैदान है उसकी ओर से चले आए। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया था। जो दो ही मुख्य भवन है, पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस का दफ्तर है, कार्यालय है, वो पूरी तरह से पानी उसके अंदर घुस चुका था, भर गया था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। और बाढ़ के पानी में जो सांप वगैरह जो जलीय जीव है वो बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे हैं थे कि दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। कि जैसे कि दशहरे के पास जब रामलीला होती है, उस रामलीला को देखने के लिए जितने लोगों की भीड़ उमड़ती है, उसी तरह और राम के रथ के आने की वो इंतजार करते प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो गांधी मैदान की जो रेलिंग थी, जो चार दीवारी थी, उसके पास जो लगी हुई जो जालियां थी, उसके सारे हजारों की संख्या में खड़े हुए लोग बाढ़ के पानी को उसी तरह देखना चाहते थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेलकूद की सारी स्मृतियां पर धीरे धीरे एक गहरी आवरण छा गया। अर्थात कि जो खेलकूद की स्मृतियां, जो खेलकूद की यादें हैं, उनके मानो उन सभी यादों को किसी ने ढक दिया, अर्थात कि उस पर कपड़ा डाल दिया है। आच्छादित हो रहा था, आनंद दिखाई नहीं दे रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। हरियाली पर कि चारों तरफ हरियाली थी, धीरे धीरे उसके ऊपर पानी बढ़ रहा था और यह मेरा जो अभ्यास था, अनुभव था, वो नया था, क्योंकि इससे पहले मैंने बाढ़ के पानी को इस प्रकार आते हुए कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उठकर देखने भी नहीं आए, नहीं गए, अब बूझो। अर्थात कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अधेड़ उम्र का था, मुस्टंड था, बड़ी बड़ी मूछें थी, गंवार था अर्थात अनपढ़ था, जोर जोर से चिल्ला रहा था कि देखो कि जब हमारा क्षेत्र, कि जब दानापुर डूब रहा था, क्योंकि वो दानापुर का रहने वाला था, कि तो उस समय जो पटना के लोग थे वो हमें देखने तक भी नहीं आए थे, उन्होंने हमारी सुध नहीं ली थी। अब बूझो, अब उनसे जाकर पूछो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अर्थात उसका कहने का भाव यह था कि जब दानापुर डूब चुका था तो पटना के लोगों ने उनको की कोई सहायता नहीं की थी, और दानापुर जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति था वो भी यही चाहता था कि अब हम पटना की सहायता क्यों करें। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। मैंने अपने परम मित्र आचार्य कवि से कहा कि पहचान लीजिए, अर्थात इसको समझ लीजिए, यही वह आम आदमी है जिसको हम अपनी गोष्ठियों में, अपने सम्मेलनों में खोजना चाहते हैं। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार और कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, अर्थात शांत भाव से सुन रहे थे कि वो आकाशवाणी के साथ रेडियो के माध्यम से जो समाचार सुनने का समय हो चुका था, 7:30 बज चुके थे, और वो लोग उस बाढ़ के पानी से संबंधित जो भी समाचार थे, खबरें थी, उनको सुनने के लिए उतावले थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस
बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लदे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। तब कि जो लोग हैं ट्रकों पर, टमटम पर, गाड़ियों पर अपने सामान को लाद रहे थे, और जो बाजार के अंदर खरीदारी थी वो बंद हो चुकी थी। केवल पान वालों की जो दुकान थी उस पर अधिक संख्या में लोग खड़े हुए थे, तो उनकी बिक्री बढ़ गई थी और सभी लोग इस दृश्य को घबराए हुए थे, डरे हुए थे। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी भी बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी कि एक बार डूब ही जाए, धनु धनुष कोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो घोलगर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्को बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है, अच्छा मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामार था कि जो लोग कुछ स्वार्थी लोग थे वो क्या कर रहे थे, ताश की गड्डी लेकर कहीं छिप कर खेलना चाहते थे, ऊंची बिल्डिंगों की छत पर बैठे हुए थे, और वो समझ रहे थे कि यही अच्छा मौका है कि जो इनकम टैक्स वाले हैं वो ऐसे अमीर घरानों के घरों में छापे मारे, ताकि जो उनका काला धन है, जो काला बुरा कार्य करके उन्होंने कमा रखा है, वो पकड़ में आ जाए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई चित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उल्टते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि देगा। अर्थ कि पता नहीं कल हम जीवित रहें ना रहें, लेकिन वो भी सुरक्षित होगा। अर्थ कि जिस भी क्षेत्र में कम पानी जाएगा वो कम से कम पानी में फंसे हुए लोगों की सहायता अवश्य करे। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती हुई सिनेमा और लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहां पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक आलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु, अरे ए ने सुन मोरे मितवा वाह वाह वाह। अर्थात कि वो उसको कुछ सुनाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर एक स्थान है कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। अर्थात कि रात 12 बजे तक इन नक्षत्रों में पानी के आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप थोड़ा शांत हो जाएं। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।